गुड इवनिंग एवरीवन। सिंस लास्ट क्लास जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे लिया था, उसके बाद काफ़ी क्वेरीज थी कि मेनली इंग्लिश मीडियम में जेपीएससी मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें और उसके सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। तो आज जेपीएससी मेंस में जो टोटल हमारे 6 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, उसके सिलेबस को और उसके क्या क्या रिसोर्सेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं जो रिसोर्सेस आपको बताऊंगा, आप उसका हिंदी वर्जन भी यूज कर सकते हो और वो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम जो 6 कंपलसरी पेपर्स हैं, तो हमारा जो पहला पेपर है वो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर जस्ट 33 मार्क्स। तो इसकी तैयारी करने के लिए मैं सिंपली आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनके आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लो और उसको सॉल्व करके देखो। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो और उसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर इस पेपर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर काफी आसान होता है। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पार्ट वीक है, अगर उसमें अनकंफर्टेबल हूं, तो फिर इसके सिलेबस के हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। फिर जो हमारा दूसरा पेपर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, जहां पे हमें 15 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। तो इस पार्ट के लिए मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। फाइन फाइन, ठीक है। एंड फिर जो हमारा जो जीएस का पोर्शन है, तो इस 4 पेपर्स के सिलेबस को और इनके रिसोर्सेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सब जो पहला पेपर है उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, सेकंड में पॉलिटी एंड पब्लिक ओके। सो हमारा जो पहला जो पेपर है जीएस का, इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, और सेकंड पॉलिटी एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड इज इकोनॉमी, एंड फोर्थ पेपर हैज मेनी सबसेक्शंस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सारे पेपर्स के सिलेबस को और रिसोर्सेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला जीएस का पेपर है पेपर 3, उसमें 2 सबसेक्शंस हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में हमें टोटल 4 सबसेक्शंस पढ़ने हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न एंड देन झारखंड की हिस्ट्री। और इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी 4 सबसेक्शंस हैं। हाँ, मुझे लगता है इसी तरीके से ज्योग्राफी में फिर 4 सबसेक्शंस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड देन झारखंड ज्योग्राफी। सो फर्स्ट we will start with history, and in history we'll first see ancient history। तो एंशिएंट हिस्ट्री का अपना जो सिलेबस है वो शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और हमें नीचे पल्लवाज तक पढ़ना है। तो इसमें इसमें ओके,
इसमें सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ है हमारा सिलेबस। इसमें जो कीवर्ड दिया हुआ है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओरिजिन, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप एंड फीचर्स। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉड टॉपिक है, बट उसके अंडर में जो ओरिजिन है, तो आप देखोगे कि ओरिजिन पे काफी अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग व्यूज हैं। तो हमें क्या करना है कि 6 से 8 पेज का एक सिंपली सिर्फ इस टॉपिक पे नोट्स बना लेना है। उसी तरीके से एंटिक्विटी पे नोट्स बना लेना है, इसी तरीके से एक्सटेंट पे एंड देन ऑथरशिप पे। तो अगर हेडिंग अपने आप में कंप्लीट है, जैसे कि ये है ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, तो इसमें सब हेडिंग्स नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ इसी टॉपिक्स पे अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। बट अगर किसी भी टॉपिक में सब हेडिंग दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एंटिक्विटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर, इसके बाद ये सब हेडिंग्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो एक एक कीवर्ड्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ हमें अर्ली ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना, हमें पोस्ट ऋग वैदिक के बारे में नहीं पढ़ना है। तो अगर इस कीवर्ड्स को अगर हम ध्यान दें तो हमारा काफी समय भी बच सकता है और एफर्ट भी बच सकता है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे कि एक एक जो टॉपिक है उस पे आप नोट्स बनाते जाओगे। और अगर मैं मेजर डायनेस्टी की बात करूं तो हमारे सिलेबस में मेनली मौर्य, कुषाण, गुप्ता एंड हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। और नीचे अगर सदर्न पार्ट से देखें तो चोला एंड पल्लवाज के बारे में पढ़ना है। तो इसी तरीके से एक एक टॉपिक पे आप नोट्स बनाते जाओगे। अभी मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना नोट्स बना सकते हो। इसके पहले इसके जो प्राइमरी दो मेन सोर्सेस हैं इस पार्ट को कवर करने के लिए, एक तो आर एस शर्मा सर की एंशिएंट इंडिया की बुक और दूसरी एल बैसिम की द वंडर दैट वाज इंडिया। मैं बोलूंगा आर एस शर्मा की बुक आपकी प्राइमरी बुक होनी चाहिए और ये जो एल बैसम की जो बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, ये सेकेंडरी बुक होनी चाहिए। अगर आप इससे हेल्प लेते हो तो भी ठीक है, ये आपके कंटेंट को इनरिच करने में हेल्प करती है, बट इस पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काफी बल्कि बुक है और इसे रिवाइज करना काफी टफ हो जाता है। तो जो भी टॉपिक्स हैं अगर इसमें मिलते हैं तो आप उसका एक नोट्स बना लो और फिर उसी नोट्स को रिवाइज करो। इस बुक को दोबारा मत पढ़ना क्योंकि ये काफी ही बल्कि बुक है। एंड मैंने एक सैंपल डाल रखा है कि किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारा सिलेबस में दे रखा है कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पल्लवास। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा मैप बना दिया इंडिया का और ये दिखा दिया कि पल्लवा डायनेस्टी कहाँ पे थी। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया पल्लवा रूलर्स का कि वो कब से कब थे, 6 to 10th सेंचुरी, और फिर वो पावर में कब आए, पॉलिटिकली उनका क्या इंपॉर्टेंस था और उनके अचीवमेंट्स क्या थे इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड स्कल्पचर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है तो यहाँ पे मैंने फिर सब हेडिंग डाला आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के नीचे में मैंने फिर उसमें जो मेजर रूलर्स थे जैसे कि महेंद्र वर्मन, ममला, राजसिम्हा एंड नंदी वर्मन, तो इनके एक ब्रीफ टाइमलाइन को लिख दिया और इन सभी रूलर्स के अंडर में मेजर डेवलपमेंट्स जो हुए थे उसे फिर एक एक करके डिस्कस कर दिया। तो जैसे महेंद्र वर्मन स्टाइल के टाइम में ये जो टेम्पल्स ऑफ महेंद्रवाड़ी एंड तिरुचिपल्ली एंड वल्लम बना था उसका एग्जांपल्स डाल दिया। एंड फिर जो ममला रूलर था उसके टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुए उसको फिर यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से चारों रूलर्स को कवर कर लिया आर्किटेक्चर में। इसके बाद फिर इन रूलर्स के पीरियड में क्या क्या लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुई थी उस लिटरेरी डेवलपमेंट्स को यहां फिर एक्सप्लेन कर दिया। और फिर जो स्कल्पचर में जो डेवलपमेंट्स थी उसे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया और फिर फाइनली यहाँ पे कंक्लूड कर दिया।
और उस समय में जो टेम्पल बिल्डिंग थी उसका एक आप यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो अगर मुझे सिर्फ कल्चरल अचीवमेंट्स लिखने हैं तो सबसे पहले तो इंट्रो डाल दिया, उसके बाद रूलर्स के बारे में बता दिया, जो भी 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद उस समय कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई थी, जैसे कि अगर आर्किटेक्चर में कुछ डेवलपमेंट्स हुआ था उसे एक्सप्लेन कर दिया, फिर स्कल्पचर में जो डेवलपमेंट हुआ था उसे एक्सप्लेन कर दिया, फिर लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुआ था उसे एक्सप्लेन कर दिया, और फाइनली इस चीज को कंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से हम इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, और जितने भी बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उस पे इस तरीके से नोट्स बनाया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज आवर मेडिवल हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है वहां पे टोटल 4 सबसेक्शंस दिए हुए हैं: एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड झारखंड। बट ये 4 सबसेक्शंस में हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम शुरू से सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं और किसी 2 या फिर मैं बोलूंगा सेफ साइड के लिए किसी 3 सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके एक सब सेक्शन को छोड़ा जा सकता है। बट डोंट लीव एनी सेक्शन कंप्लीटली, क्योंकि आपको एमसीक्यू जो आते हैं वो चारों सब सेक्शन से आएंगे। तो जो मेंस में आंसर लिखने के लिए आप जो प्रिपेयर करोगे तो किसी भी 3 को आप प्रिपेयर कर सकते हो और एक सेक्शन को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। मैंने जब अपना नोट्स बनाया था तो मैंने मिडिवल पार्ट को छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने एंशिएंट, मॉडर्न और झारखंड को किया, तो मेरे 3 सब सेक्शंस हो चुके थे, तो मुझे लगा कि इसे आराम से छोड़ा जा सकता है। बट स्टिल मैंने इस पूरे टॉपिक्स को एमसीक्यू पर्पस से पढ़ा था, ताकि अगर उससे कोई भी एमसीक्यू आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जब मेंस का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 20 एमसीक्यू भी होता है, तो आपको इस पार्ट को कवर करने के लिए सारे सेक्शंस को पढ़ना होगा, और सिर्फ एमसीक्यू पर्पस से ब्रॉडली भी पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए मैंने 2 बुक्स रेफर की थी। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, ये बुक हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। एंड दूसरी ये मिडिवल इंडिया बाय के खुराना। जैसा अपना सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये केएल खुराना वाली जो बुक है वो ज्यादा प्रिसाइज है और इसमें टॉपिक्स का ज्यादा अच्छा कवरेज है। तो ऑल्दो दिस इज अ वेरी होलिस्टिक बुक, बट स्टिल यू कैन रेफर दिस बुक आल्सो, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड बुक। एंड फिर जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें जब यूरोपियन कंपनीज इंडिया में एंटर करती हैं उस समय से लेकर के पार्टीशन ऑफ इंडिया तक का हमें टोटल कवर करना है। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए मैं अभी पूरे सिलेबस को रीड आउट नहीं कर रहा हूं। I'll attach this part in the description box and you can check it from there. ब्रॉडली मैं अभी इसके रिसोर्सेज बता देता हूं। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए हमारे पास 2 काफी अच्छी बुक्स हैं। एक तो मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आती है, एंड द सेकेंड बुक इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सोनाली बंसल। ये स्पेक्ट्रम वाली बुक ऑल्दो काफी पॉपुलर है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बाय सोनाली बंसल की जो बुक अभी कुछ दिनों पहले आई है, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इसकी एनालिसिस काफी अच्छी है। एंड दिस बुक इज ऑल्सो वेरी इंटरैक्टिव, इसमें आपको काफी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स मिलते हैं, तो यू कैन रेफर दिस बुक। एंड अगर आप अपने टॉपिक्स को निकाल करके
सिर्फ इस बुक से पढ़ लेते हो तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बुक्स अवेलेबल हैं, दिस इज सिंथेसिस ऑफ ऑल दोज बुक्स। सो यहाँ पे आपको एक और चीज करना है कि यहाँ पे आपको नोट्स नहीं बनाना। मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में आपको जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इस बुक में टिक कर सकते हो, और बुक से ही सीधा सीधा आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक टॉपिक को ले लो, मान लो फिट इंडिया मूवमेंट को ही ले लो, तो उस पे आपको इतना ज्यादा राइटअप मिल जाएगा कि, और अगर आप उस पे फिर दोबारा नोट्स बनाओगे तो वो एक अलग से बुक हो जाएगी। तो दिस बुक इज ऑलरेडी अ नोट्स, सो यू डोंट नीड टू डू द रिपीट द सेम थिंग अगेन। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद दिस पार्ट। एंड आवर नेक्स्ट सब सेक्शन इज झारखंड हिस्ट्री। सो झारखंड हिस्ट्री का जो सब सेक्शन है, दिस इज वेरी शॉर्ट। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, एंड इस सब सेक्शन के लिए ये लूसेंट की जो बुक है, जो ऑल्दो हिंदी में है, बट दिस बुक इज रियली वेरी गुड, और ये बुक सारे सब सेक्शंस को कवर करती है। अच्छा, इस सब सेक्शन को मैंने करने के लिए क्या किया था कि जो लूसेंट की बुक थी, ऑल्दो ये हिंदी में है, तो मैंने क्या किया कि अपने फोन में गूगल लेंस खोला और वहां पे जो ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, तो उसे मैंने रखा और वो पूरी बुक ट्रांसलेट हो गई थी, और फिर मैंने उसकी पिक्चर्स को क्लिक करके उसे फिर मैंने लिख लिया था। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक नोट्स इन इंग्लिश यूजिंग दिस बुक। सो दिस बुक विल कवर लास्ट 4 टॉपिक्स, और ये ऊपर के जो 2 टॉपिक हैं, इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए भी कोई ऐसी बुक मिली नहीं जहां पे इसको कवर किया गया हो। सो आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। सो द टिप्स रिगार्डिंग दिस सेक्शन इज प्रिपेयर एटलीस्ट 3 सेक्शंस फॉर राइटिंग मेंस। एक सब सेक्शंस को आप सेफली छोड़ सकते हो, बट एमसीक्यू के लिए आपको चारों सब सेक्शंस को पढ़ने हैं, और जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप मैप एंड डायग्राम्स को डाल सको, स्पेशली इंडिया का मैप, तो वो एक काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। इंडिया का मैप अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से काफी इजीली बना सकते हो। मैं यहाँ पे ये बना के सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यू पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज डूएबल। लाइक काफी लोग मैप बनाने से कतराते हैं। जरूरी नहीं कि आप एकदम अच्छे से मैप बनाओ, बस एक ब्रॉडली पता चलना चाहिए कि हाँ इंडिया का मैप है, एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि इस बार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को जो पूछा गया था हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में, तो उसमें मैंने इंडिया का मैप बना दिया था, और जहां पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उनको मैंने वहां पे दिखा दिया था, और फिर उसको एक एक करके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया था। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद दिस सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट सबसेक्शन इन जीएस पार्ट 1 इज ज्योग्राफी। सो फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे फिर से 4 सबसेक्शंस हैं, एंड इस 4 सबसेक्शन में अगेन आपको सिर्फ 2 सबसेक्शंस करने हैं। तो अगेन यू हैव अ चॉइस हियर। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, इसे कवर करने के लिए हमारे पास 3 रिसोर्सेस हैं। द फर्स्ट इज ये सविंद्र सेन सर की बुक, और सेकंड एनसीईआरटी क्लास 8 to 12। आपको जहां पे भी आपका कंटेंट मिल जाए आप उसको अपने सिलेबस से मैच करके देख लेना। एंड द थर्ड इज ये महेश बर्नवाल सर की बुक। ये खुद एक आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एंड इन्होंने सारे टॉपिक्स को एज ए एस्पिरेंट कवर किया है, तो ये काफी इजी लैंग्वेज में भी है और इसके कंटेंट भी काफी अच्छे हैं। तो मैंने इन 3 बुक्स को रेफर किया था इस पार्ट को कवर करने के लिए।
एंड नेक्स्ट इज इंडियन ज्योग्राफी। इसमें अगेन आपको फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। एंड इस पार्ट को कवर करने के लिए ये माजिद हुसैन सर की जो बुक है, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी part of our syllabus, so you can use this book। and ये वाला जो ऊपर का जो कुछ हमारा टॉपिक है, जैसे कि स्ट्रक्चर, रिलीफ फीचर, फिर से मॉनसून, क्लाइमेटिक टाइप्स, फिर से नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये जो ऊपर के टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो इन सब टॉपिक्स को आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। So next is economic geography, which is our subsection 3. So this is our subsection 3 in geography. So यहाँ पे हमें लैंड रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, और यहाँ पे मिनरल्स में आपको आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, और फिर एनर्जी रिसोर्सेस में कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड एंड बायोगैस हैं। ये जो सब टॉपिक्स हैं, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, कोल, पेट्रोलियम, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है और इसको एज अ होल प्रिपेयर करना है। आयरन को, कॉपर को, बॉक्साइट को, फिर से कोल को, पेट्रोलियम को, सोलर, विंड, बायोगैस, तो ये सब अपने आप में ही एक सब टॉपिक्स है और इस पे कोशिश करना, क्योंकि इस सब सेक्शन का ये मिनरल वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट इस बार भी क्वेश्चन यहां से आया था। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स। एंड फिर ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, तो यहां पे जो हमें देखना है, आयरन एंड स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, सुगर, पेट्रोलियम एंड ये वेबर की थ्योरी। अगेन मैं बोलूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसके कीवर्ड्स को जरूर ध्यान से देखो, क्योंकि जब आप कीवर्ड्स को ध्यान से देखते हो तो आपका सिलेबस ऑलरेडी काफी कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके जो सोर्सेस हैं, मैंने जो यूज किया था इस पार्ट के लिए अपने खुद के यूपीएससी के नोट्स, एंड एनसीईआरटी में जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला बुक है उसमें ये काफी अच्छे से कवर किया हुआ है। और अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हो, जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, तो आपको काफी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, जैसे कि दृष्टि आईएएस पे या फिर पीएमएफ आईएएस के वेबसाइट पे या फिर बाइजूस के वेबसाइट्स पे। इसके बाद जो लास्ट अपना ज्योग्राफी में जो झारखंड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इस अगेन दिस इज द शॉर्टेस्ट पार्ट। सो इसमें आपको बस ये 4 सब टॉपिक्स को कवर करने हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको कोई इंग्लिश मीडियम में कोई अच्छी बुक नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैंने इंटरनेट का काफी यूज किया था और इंटरनेट से ही काफी जो भी मैंने नोट्स बनाया था, इनफैक्ट मैंने कुछ बुक्स को अगेन गूगल के यूज से ट्रांसलेट करके अपना नोट्स बनाया था। एक मैं अभी बुक मंगवा कर दिखाता हूं, वो मैम ने अभी अभी मुझे एक बुक दिखाया इस पार्ट के लिए, जिसमें टॉपिक्स को काफी अच्छे से कवर किया गया है। वो बुक ले आना, एक ज्योग्राफी का मैम ने दिखाया था मुझे अभी। हाँ अच्छा यही है, ओके ओके। ये बुक है झारखंड का भूगोल बाई राम कुमार तिवारी, दिस बुक। तो ये बुक अभी अभी मैंने देखा, मैम ने मुझे बताया, और इस बुक में हमारा जो सिलेबस है इसके सारे टॉपिक्स को काफी अच्छे से कवर किया गया है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हो तो आप अगेन गूगल ट्रांसलेटर की यूज से इसको
आप ट्रांसलेट कर सकते हो और एक बार नोट्स बना लोगे तो फिर बार बार आप अपने नोट से पढ़ सकते हो। सो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया जाता है। हाँ, डॉक्टर राम कुमार तिवारी। झारखंड का भूगोल बाय डॉक्टर राम कुमार तिवारी। और जो भी झारखंड के ज्योग्राफी के जो पार्ट्स हैं, उसको आप जो यूट्यूब पे भी टाइप करोगे तो आपको काफी वीडियोस मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप एक हेल्प लेकर के इसको कंप्लीट कर सकते हो। हमारा जो जीएस का जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर 4, इसमें अगेन दो सब सेक्शंस हैं, पॉलिटी एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट इज पॉलिटी। यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा जो जेपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, उसे आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। तो पहला काम जो मैंने किया था पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने उस पूरे सिलेबस को फिर से टाइप किया। और क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट भी हूं, तो मुझे एक अच्छी समझ थी कि अगर मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं तो चीजें इसी तरीके से दिखती है जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जैसे कि प्रीएम्बल, फिर से साइलेंट फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड बाकी की चीजें। तो इस सिलेबस को मैंने फिर से रीऑर्गेनाइज किया है, ऑल्दो सारे टॉपिक्स वही सेम है, बस मैंने थोड़ा सा उसमें आगे पीछे किया है। तो इस सिलेबस को मैं अटैच कर दूंगा, आप इसको देख लेना। और ये चीज आपके सिलेबस को काफी मतलब ऑर्गेनाइज्ड बना देती है और काफी इजी बना देती है। तो आप इस सिलेबस को जब खोलोगे, और जो हमारा पॉलिटी का जो सोर्स है एम लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली, तो ये दोनों आपको काफी मैच करता हुआ और सिमिलर दिखेगा। एंड अगेन मैं बोलूंगा, जैसा कि आप खुद देख सकते हो, ये मेरी सबसे पुरानी किताब है और इसकी हालत भी वैसी हो चुकी है। तो अगेन यहाँ पे आपको नोट्स नहीं बनाना, आपको जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सीधा सीधा आपको यहीं से कवर करना है, क्योंकि ये बुक खुद अपने आप में ही एक नोट्स है। बट एक चीज ध्यान रखना कि इसे पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव में साफ साफ लिख रखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड अगेन यहां पे जो कीवर्ड है पावर एंड फंक्शन, तो तो अगेन हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है पावर एंड फंक्शंस पे। तो जो कीवर्ड दिया हुआ है सिलेबस में, उस पे अगर आप फोकस करोगे तो अगेन आई वुड से कि आपका सिलेबस छोटा हो जाएगा, आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। अगेन यहाँ पे अगर आप जो यूनियन लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट है उसे अगर आप लक्ष्मीकांत में खोलते हो तो वो पूरे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। बट अगेन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा के ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस को पढ़ना है, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है सिर्फ उसे पढ़ना है, एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। तो जो जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं सिर्फ उसी को कवर करना है, आप पूरे चैप्टर को या पूरे बुक को कवर मत करना। इस तरीके से आप ज्यादा इफेक्टिवली इस पार्ट को प्रिपेयर कर पाओगे। एंड अगेन यहां पे एक और चीज ध्यान देने की बात है कि आप सबको एम लक्ष्मीकांत की बुक तो पढ़नी है, साथ साथ एक कोई भी न्यूज़पेपर आइदर हिंदी या इंग्लिश वो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि अभी क्या पैटर्न हो रहा है कि जेपीएससी में भी पॉलिटी से काफी डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते थे जो कि सीधे सीधे पूछे जाते थे, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो अभी क्या चल रहा है,
और उस डायनेमिज्म के साथ आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओगे। तो आई वुड रिकमेंड कि रीड एटलीस्ट वन रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। सो दिस इज हाउ यूजिंग ओनली दीज टू रिसोर्सेज आप अपना पॉलिटी वाला पार्ट जो है उसको कवर कर सकते हो। एंड देन अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज पढ़नी है। पहले एक की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके जो कुछ करंट वाले जो पार्ट हैं, जैसे कि कुछ लॉज दिए हुए हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट, ओल्ड एज एक्ट। तो इस सिलेबस को आप दो पार्ट में बांट सकते हो, एक थ्योरी वाला पार्ट, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, एंड एक जो आपका करंट वाला पार्ट है। तो जैसे कि पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ये थ्योरी वाला पार्ट है। अगेन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी थ्योरी वाला पार्ट है। बट ये जो आप देखोगे, ये जो हमारा पार्ट है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली डील करता है। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ो तो अगेन यू हैव थ्योरी पार्ट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। सो दिस कवर्स मेनली टू पार्ट्स, थ्योरी पार्ट एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो मुझे इस पार्ट के लिए जो सबसे अच्छी बुक लगती है ये, और जिसे मैंने रेफर किया, ये BL फाड़िया की दो बुक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगेन आई वुड से इस बुक को आप एक बार पढ़ो और इस पे आप अपना खुद का नोट्स बना लो, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी बल्की बुक। ये करीब 800-900 पेज की बुक है। तो आपका जो जो सिलेबस में टॉपिक कवर है उसको आप यहां से निकालो और उस पे खुद का नोट्स बनाओ और उसी को बार बार रिवाइज करो। डोंट गो थ्रू दिस बुक अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बट नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग बुक है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, BL फाड़िया की ही, और इसी राइटर की सेम बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो सब सेक्शंस है, एक तो थ्योरी वाला पार्ट है। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है ये बुक कवर करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, यूनियन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसे ये बुक कवर करती है। तो ये दोनों बुक से के हेल्प से आप अपना कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको MCQ करना होता है। तो MCQ के लिए मैं M लक्ष्मीकांत की बुक को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के बाद में MCQ दिया हुआ है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि यू बाय ऑल दिस बुक्स। इस बुक्स की आपको PDF भी मिल जाएगी, सो उसको आप डाउनलोड कर लो और वहां से जो भी टॉपिक्स के PDF MCQ आपको चाहिए उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लो या फिर लिख लो। तो इस तरीके से आप अपने MCQ को भी कंप्लीट कर सकते हो। So this was all about this paper, polity and public administration. So our next part is economy, that is paper 5, और इसमें फिर से 4 सब सेक्शंस हैं, बट दिस टाइम वी डोंट हैव चॉइस और हमें सारे चारों सब सेक्शंस को कवर करना है। सो द फर्स्ट सब सेक्शन इज इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में आपको मेनली नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक फीचर्स, फिर से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, बजट, फिस्कल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगेन इस पार्ट का भी सिलेबस काफी हाफहजर्ड था और कंफ्यूजिंग था, तो इसको मैंने फिर से रीऑर्गेनाइज किया है और अभी ये आपको काफी ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा होगा। तो इस तरीके से अगेन आप हर एक सब टॉपिक्स पे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि इन्फ्लेशन है तो उसका पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, फिर से मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसमें मॉनेटरी, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स। सो इस तरीके से एक एक सब टॉपिक्स को टारगेट करके आप जब नोट्स बनाओगे तो आपका एक काफी हॉलिस्टिक एंड कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा।
सो अगेन इस पार्ट को कवर करने के लिए आई वुड फर्स्ट रिकमेंड कि ये मृणाल सर की यूट्यूब पे एक सीरीज है इकोनॉमी की, उसको आप देख जाओ एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। सो ये आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को काफी अच्छी कर देगा और ये हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इसको वहां से कवर कर सकते हो। और अगर टेक्स्ट बुक की बात करूं तो विवेक सिंह सर की एक बुक है इंडियन इकोनॉमी, ये काफी अच्छी बुक है, यहां से आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और फिर जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, सपोज इन्फ्लेशन के बारे में करना हो, इन्फ्लेशन लिख करके यूपीएससी लिखोगे तो आपको काफी सारे वहां पे मटेरियल मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट दिस पार्ट। एंड सेक्शन बी में अगेन इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है और इसमें भी काफी सब सेक्शंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, poverty, unemployment, food and nutritional security। So again इसके भी सोर्सेस वही हैं जो मैंने सेक्शन 1 के लिए बताया, ये मृणाल सर के लेक्चर्स एंड ये इंडियन इकोनॉमिक की बुक। हाँ, एक ही बुक में दोनों मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो इंटरनेट से आप सर्च कर लेना, इंटरनेट पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बस जो भी टॉपिक सर्च करना हो वो टॉपिक सर्च लिखना और उसके बाद यूपीएससी लिखना। तो वैसे करके सर्च करोगे तो जितने सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका कुछ ना कुछ आपको राइटअप मिल जाएगा। तो ये सेक्शन बी हुआ। एंड अगेन सेक्शन सी में भी इंडियन इकोनॉमी के ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग सम इंटरनेशनल टॉपिक्स लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, देयर रोल एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, फिर से बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड अगेन रिसोर्सेज सेम ही है, वो मृणाल सर के आपके लेक्चर्स एंड फिर विवेक सिंह की बुक, और जो बाकी ना मिले वो फिर इंटरनेट। सो ये इकोनॉमी के 3 सेक्शन के लिए रिसोर्सेस आपके सेम ही रहेंगे। और इसके बाद जो सेक्शन डी है, आई वुड से कि दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्यों एंड दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल नहीं मिलता। तो बट अगेन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉवर्टी, फिर से फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, फिर से रूरल डेवलपमेंट एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म, ट्राइबल लैंड एलिनेशन, फॉरेस्ट इश्यूज, ये जो मेजर टॉपिक्स हैं इसको आप क्या करोगे कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड गवर्नमेंट रिलीज करती है वहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और कुछ मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वहां से मींस टॉपिक के हिसाब से आप इसको कवर कर सकते हो। बट अगेन द सेम थिंग इज दैट दिस इज वेरी चैलेंजिंग एंड यू हैव टू। हाँ हाँ, वो हिंदी में भी रिलीज किया जाता है, यहाँ पे नहीं है, मीन्स झारखंड में हिंदी में रिलीज नहीं किया जाता। अच्छा, तो इस बारे में तो मुझे पता नहीं था कि हिंदी में रिलीज नहीं किया जाता। तो हाँ हाँ, तो मैंने जो आपको बताया ना कि आप जो काम हिंदी में बुक है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कि अगर कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है और वो आपका टॉपिक मैच कर रहा है तो आपको फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, द सेम थिंग अगेन। सो इस तरीके से कर सकते हो, 500 पेज तो नहीं किया जा सकता। बजट में तो एस्टिमेट डाटा है जो करंट डाटा है, हाँ हाँ, पिछले 2011 का जो बेस ईयर है तो सारे नहीं सारे डाटा को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप बस जो करेंट डाटा है उसको आप कवर मीन्स याद कर लो, वो मुझे लगता है कि आपके आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए सफिशिएंट होगा। हम डेटा क्यों देते हैं, ताकि जो हमारा क्या, अच्छा वो लास्ट में ले लेंगे ना, जो हम डेटा क्यों देते हैं ताकि जो हमारा आंसर है उसमें थोड़ा सा जोर आए, थोड़ा सा उसमें बल आए। तो आप बस एक डेटा को देख लो ना, जो करेंट डेटा है, आप सारा डेटा को उठाने चाहोगे तो सारा याद नहीं रहेगा, तो जो करेंट है उस पर आप ज्यादा फोकस करो।
सो अगेन एज पर माई नॉलेज देर इज नो सेपरेट बुक ऑन दिस पार्ट। अगर हिंदी मीडियम में कोई बुक होगी तो आप वो देख लेना। और मैंने जो यूज किया था इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इंटरनेट, यही 3 जगह से मैंने इसका नोट्स बनाया था। सो दिस इज हाउ वी कवर ऑल 4 सबसेक्शंस ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो हमारे 3 सेक्शंस थे और जो लास्ट जो हमारा झारखंड इकोनॉमी का सबसेक्शन था, तो टोटल ये 4 हो गया। और ये चारों के चारों कंपलसरी हैं, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। सो द आवर लास्ट पेपर इज पेपर 6, जीएस पेपर 6। और इसमें अगेन अलग अलग सब डिविजन्स हैं। सो जैसे कि इसमें हमें कवर करना है फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। ये 5 सब सेक्शंस हैं। तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि अपना जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है, इसमें टोटल 4 सब सेक्शंस हैं, जिसमें सिस्टम्स ऑफ यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इंपैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। और फिर अपना सोलर सिस्टम वाला टॉपिक एंड फिर इसमें साउंड का टॉपिक। तो इसके जो मेन सोर्सेस हैं, फर्स्ट इज 8 to 12 एनसीईआरटी। इसमें आपको ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। और सेकंड आई वुड से, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है तो आपके पास कोई ना कोई प्राइवेट ऑथर की बुक होगी जो कि इन सब टॉपिक्स को कवर करती होगी, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हो, जैसे कि डीसी पांडे सर की बुक आती थी। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो टॉपिक्स हैं स्पीड, वेलोसिटी, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ देना है, आपको इस टॉपिक्स को काफी इन डेप्थ स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे तो वो तो 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, बट आपको इसके अंदर में भी जो सबसेक्शंस हो सकते हैं उसे भी आपको कवर करना है। और अगेन सोर्सेस इस पार्ट को कवर करने के लिए ये थे। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज बायोलॉजी, और ये काफी वास्ट भी सब सेक्शन है, और जो जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं रहा उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। सो अगेन ये अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे तो इसमें जो, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, इसमें 11th एंड 12th का जो सिलेबस बुक है वही कवर किया हुआ है, तो आप इसको वहां से कर सकते हो। और मैंने क्या किया था कि मैंने पहले एनसीईआरटी से, इस बुक से मैंने कवर कर लिया जो भी टॉपिक्स हैं, और उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, तो उन एक्सप्लेनेशन से आप उसको समझ सकते हो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो फिर भी अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो काफी अच्छे से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने ये मैग्नेट क्लासेस के वीडियोस काफी देखे थे, फिर खान सर के वीडियोस देखे थे, और फिर जो इस बुक में जो पार्ट नहीं मिला उसके लिए फिर इंटरनेट का यूज किया था। सो दिस इज हाउ यू कैन कवर योर बायोलॉजी पार्ट। हाँ बिल्कुल, हाँ 11th कुछ पार्ट 9th से भी लिए गए हैं, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये मुझे लगता है 9th क्लास में दिया हुआ है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है एग्रीकल्चर का, क्या कुछ बोल रहे हो? ओके। सो अगेन इसमें 12 टॉपिक्स हैं, और इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर में इन जनरल टॉपिक्स को ही कवर नहीं किया गया है, कुछ कुछ झारखंड का भी पार्ट डाला गया है, जैसे कि क्लाइमेटिक जोन्स इन झारखंड, फिर से सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट स्कीम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर ऑफ द स्टेट। तो इसमें एग्रीकल्चर का एक इन जनरल भी टॉपिक्स है और एक झारखंड स्पेसिफिक भी टॉपिक है, बट मुझे अगेन यहाँ पे वैसा कोई सोर्स मिला नहीं जहां पे ये सारा कुछ एक जगह हो। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया इकोनॉमिक सर्वे में दिया, बिल्कुल आपने सही बोला, जैसे कि ये गवर्नमेंट स्कीम आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगी, फिर से ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मुझे लगता है ये भी दिया हुआ है। तो इन चीजों को आप
इस टॉपिक्स के लिए ना मीन्स आपको मल्टीपल सोर्सेस को ही रेफर करना होगा, क्योंकि आपको सारी चीजें एक जगह कहीं पे ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगी। सो अगेन आई वुड से कि इसमें जितना हो सके इंटरनेट का यूज करो, या फिर जिन्होंने भी एग्जाम दिया टॉपर्स के नोट्स देख सकते हो, जिन्होंने अभी सारी चीजों को कंपाइल किया हो, तो ये 2 सोर्सेस से कर सकते हो। एंड आवर फोर्थ सेक्शन इज एनवायरनमेंट। इसमें अगेन 8 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स तो जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, जैसे कि आपको इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड डिफिनेशन, फिर से नेचुरल रिसोर्सेस, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, फिर से बायोडाइवर्सिटी। बट कुछ चीजें कंटेम्प्ररी वाली हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, एसिड रेन, डिजर्टिफिकेशन, और फिर जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, इन्वायरमेंट एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट। तो ये चीजें, तो अगर आप इन सब चीजों को एक जगह कहीं से करना चाहते हो, तो ये शंकर आईएएस की ये बुक काफी अच्छी है इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती है। बस ये जो 1-2 एक्ट्स हैं वो उतनी डिटेल में नहीं मिलती है। इसके अलावा सिर्फ ये एक बुक से आप पूरा इन्वायरमेंट को खत्म कर सकते हो। ये बुक आपको मुझे लगता है कि हिंदी में भी शायद अवेलेबल है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। और अगेन जो उसमें ना मिले, फिर दृष्टि आईएएस पे आप सर्च कर लेना, या फिर आपको पीएमएफ आईएएस की भी कुछ आर्टिकल्स मिल जाती हैं, तो उन 2 जगह से आप इसको कवर कर सकते हो। सो आवर लास्ट पार्ट इज साइंस एंड टेक। अगेन ये कंटेम्प्ररी पार्ट है, और इस पे भी आपको कोई वैसी बुक नहीं मिलेगी, एक सिंगल बुक जहां से आप सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर पाओ। सो अगेन आपको इसके लिए भी काफी गूगल सर्च करना पड़ेगा। और अगेन दृष्टि आईएएस ने काफी टॉपिक्स को कवर कर रखा है, बायजूस ने कर रखा है। सो जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे आपको दृष्टि आईएएस की नोट्स मिल जाती है, मिसाइल प्रोग्राम पे मिल जाती है, साइबर क्राइम से मिल जाती है। और मैंने भी जो नोट्स बनाया था, मैंने भी इंटरनेट से ही सर्च करके एक एक टॉपिक्स पे इस तरीके से नोट्स बनाए। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर एंटायर सिलेबस। सो लेट मी रिवाइज अगेन। सो जो अपना पार्ट पेपर 1 है जीएस का, उसमें हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। ये इसमें 4 सब सेक्शंस हैं, इसमें 4 सब सेक्शंस हैं। जो अपना पेपर 2 है, इसमें पॉलिटी है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है। फिर जो जीएस का जो पेपर 3 है, उसमें 4 सब सेक्शंस हैं, जिसमें कि 3 सेक्शन में इंडियन इकोनॉमी को मेनली कवर करना है, और चौथे में हमें झारखंड को करना है। और जो अपना पेपर 4 है, उसमें फिर 5 सब सेक्शंस हैं, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, और फिर साइंस एंड टेक को हमें कवर करना है। तो इस तरीके से हमने सारे सिलेबस को एंड रिसोर्सेज को देख लिया। बट लेट मी टेल यू कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो वहां पे आंसर लिखना है वो 40 मार्क्स के लिए लिखना है। आपको 40 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। तो ऐसे तो वहां पे कोई वर्ड लिमिट्स दी नहीं हुई है, बट स्टिल एक जनरल माना जाता है कि आप 4 से 6 पेज, इट मीन्स कि करीब 800 वर्ड्स आप लिखो। तो अगर आपको एग्जाम हॉल में बैठ करके अगर 800 वर्ड्स में लिखना है, तो मुझे लगता है कि किसी भी टॉपिक पे आपके पास 1200 वर्ड्स की एक नोट्स होनी चाहिए, जिसे आप ब्रॉडली वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो मैं बोलूंगा कि रीड मल्टीपल बुक्स, क्योंकि उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप सारे बुक्स को परचेज कर लो, अब काफी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो जो आपका टॉपिक वहां पे मैच कर रहा है उसको आप देख लो, और आप उसको प्रिंट आउट करा लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मल्टीपल बुक्स, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। दूसरी बात, अपना खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आप 4 बुक पढ़ रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दोज बुक्स। सो अगर आपका खुद का नोट्स रहेगा तो उससे आप बार बार रिवाइज कर पाओगे।
और नेक्स्ट कम से कम 1000 से 1200 वर्ड्स का नोट्स बनाओ किसी भी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आपको जब 800 वर्ड्स लिखना है तो कुछ भूलोगे, कुछ याद रहेगा। तो आप अगर 1200 वर्ड्स का नोट्स बनाते हो तो यू विल सेटल समवेयर अराउंड 700-800 वर्ड्स। क्या तो जरूरी नहीं कि सेम टॉपिक एग्जाम में भी आएगा, जैसे जिसका नोट्स बनाना है। जैसे कि अगर आपका टॉपिक दिया हुआ है ना प्रेसिडेंट, इस पे आप ब्रॉडली जितने एस्पेक्ट हैं उसके पावर, फंक्शन, इलेक्शन, सब पे आप अलग अलग नोट्स बना लो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा और प्रेसिडेंट अगर टॉपिक में दिया हुआ है तो उसी के आसपास से कहीं से आएगा। हो सकता है वो पावर ना पूछ करके इलेक्शन पूछ ले। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप क्या है ना कि हॉलिस्टिक और ब्रॉड नोट्स बनाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि नोट्स थोड़ा सा ब्रॉड बनाओ, शुरू से एकदम कंसाइज एंड प्रिसाइज मत बनाओ। वैसे क्या होता है कि फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट आप जब ब्रॉडली बनाते हो तो आप कहीं ना कहीं उसको मीन्स पकड़ सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। सो अगेन, जितने भी ब्रॉड एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी टॉपिक के, उसको आप कवर कर लो। और ये चीज आपको साइंस में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि साइंस में आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा। साइंस के अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो जैसे कि मेंडल्स लॉ है, तो जो मेंडल्स लॉ 3 है वो तो है, उसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो उसके आप सीधा सीधा नोट्स बना सकते हो। बट जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इसमें चांसेस होता है कि वो थोड़ा घुमा करके पूछ लें, तो इसके आप थोड़े से ब्रॉड नोट्स बनाओ, ठीक है। सो मैंने अभी आपको रिसोर्सेस के जितने भी बुक्स दिखाए थे, ये मेरा खुद का कलेक्शन है और इसे मैंने इस तरीके से रखा था, तो ये करीब इतने हो रहे। मीन्स जैसे कि हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, फिजिकल ज्योग्राफी, लुसेंट का बुक, फिर से स्पेक्ट्रम, सोनाली बंसल, केल खुराना, एल्वेसिम, और ये नीचे वाले एनसीईआरटी एंड ये मृणाल सर के नोट्स। तो मीन्स ये सब इजिली अवेलेबल है। और ये सारे को मैंने अटैच किया वहां पे, एक एक मैं जब बता रहा था तब। और मैंने इस तरीके से नोट्स बनाया था, अपना जो मैंने नोट्स बनाया था इस तरीके से बनाया था। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है तो मैंने कॉपी में नोट्स नहीं बनाया, मैंने लूज शीट ले लिया और उस पे मैंने नोट्स बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हो हर एक टॉपिक पे अलग अलग 6 पेज 8 पेज का मैंने नोट्स बनाया था। तो जैसे कि ये साइंस एंड टेक का, फिर से ये एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का, एंशियंट इंडिया का, फिर से झारखंड हिस्ट्री की, इन्वायरमेंट की, फिर से पॉलिटी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस तरीके से मैंने सबको अलग अलग करके नोट्स बनाया था। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ नई चीजों को ऐड करना है तो आप इजिली ऐड कर सकते हो। एक पेज हटाया आपने, ऐड कर दिया। अगर आप वही कॉपी में बनाते हो तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मीन्स ये जो नोट्स टोटल था वो टोटल इतना हुआ था, मुझे लगता है कि 1200-1500 पेजेस होंगे। तो ये रिवाइज करने में काफी इजी होता है, क्योंकि आप जब सब चीजों को अलग अलग रखते हो ना, तो मैंने इनको क्या किया था कि रूम में पेपर को बिछा दिया था और एक तरफ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक एक ऐसे ऐसे करके रख दिया था नीचे अब जमीन पे। तो उससे क्या होता था कि मुझे कोई भी रिवाइज करना होता था तो मैं तुरंत से उठा लेता था। नहीं तो आप फिर खोजते रहते हो वो, और काफी एनर्जी फिर आपकी वेस्ट होती है। बट एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अभी जैसा कि बोला जा रहा है, और हमारा अभी जैसे कि 8th को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, तो उस दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने बोला भी कि काफी डिपार्टमेंट से पोस्ट आ चुकी हैं, अभी करीब 40 के आसपास कुछ पोस्ट आई है और भी पोस्ट आनी है। तो मुझे जैसा कि लगता है कि 1-2 महीने में वैकेंसी आने वाली है। मे बी कुछ लेट भी हो या फिर पहले भी आ जाए, इट डिपेंड्स। बट आपकी तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए, या फिर जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि प्रीलिम्स एग्जाम होने के पहले कम से कम
मेंस वाला पार्ट का नोट्स बना करके आपका 2 रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर ये 2 रिवीजन आपका नहीं होता है, तो एक बार आपका जब प्री में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत बुरे सिचुएशन में होगे, क्योंकि प्री का रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है और आपको चीजें इतनी जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे ना कि मीन्स एक तो आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, कवर भी करोगे तो अच्छे से नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आप एक नंबर बताता हूँ, 5000 लोगों को मेंस देने का मौका मिला था और उनमें से 800 का सिलेक्शन हुआ। तो ये जो 5000 थे, इनमें से कोई भी इस 800 में आ सकता था, बट अगर कुछ लोग नहीं आ पाए तो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि शायद उनकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपना जो जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है। एक एक टॉपिक पे आप जब नोट्स बनाना शुरू करोगे ना, तो आपको एक एक टॉपिक्स पे 3-3 4-4 घंटा लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अभी टाइम है, डोंट थिंक कि वैकेंसी नहीं आ रही है, ये नहीं हो रही है। टेक दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज और अभी आप इस पे नोट्स प्रिपेयर कर लो एंड मेक श्योर कि आप 2 बार उसको रिवाइज कर लो, ताकि एक बार आपका जब प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए तो आप एक काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे रहो जहां पे आप अपने मेंस को डील कर पाओ। सो दिस वाज माय नोट्स। और अगर ये नोट्स की सॉफ्ट कॉपी किसी को चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने ये सारा नोट्स एक लड़के को दे दिया था और उसने उसका सारा का फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाया है, सो ही कैन सेंड यू दीज नोट्स। और again I would say be mains ready before pre, because this is very important to get into the final merit list। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है जेपीएससी शॉर्टकट बाय प्रभात, यहाँ पे अगर कोई भी आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है तो उस पे मैं 5 से 10 मिनट का वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगर जैसे कि मैंने देखा कि और जो एक्सपीरियंस किया कि साइंस में लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो लोग जनरली कर लेते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, मैं उस पे 5 से 10 मिनट का वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। सो आई होप आपको ये चीज वहां से आप कवर कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर मैं ऑनलाइन लोगों के डाउट देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कुछ है क्या डाउट्स इनके? अच्छा, एक चंदन जी ने पूछ रखा है कि हिंदी मीडियम में नहीं हो सकता क्या? चंदन जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम में ज्यादा अच्छे से हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी के लिए आपको जितने मटेरियल्स हिंदी मीडियम में मिलेंगे वो इंग्लिश मीडियम में आपको उतने अच्छे नहीं मिल सकते। ज्योग्राफी में आशीष जी, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को चूज किया था। अगेन हिंदी मीडियम के महेश जी, मैं यही बोलूंगा कि हिंदी मीडियम से ही इस बार सिलेक्शन ज्यादा है और हिंदी मीडियम में बिल्कुल हो सकता है। सुरेश जी पूछ रहे हैं कि आप सारे सब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंट बताते हैं, तो हाँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट हैं। आप उसमें जब सिविल्स की तैयारी कर रहे हो तो आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, आपको सब कुछ कवर करना होगा। यहाँ पे लिखने के लिए तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बट एमसीक्यू के लिए आपको सब कुछ पढ़ना ही होगा। प्रियंका इज आस्किंग अबाउट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए एक बार फिर मैं कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी जो मेन डिस्कशन था वो सिलेबस एंड रिसोर्सेज का था। गेन कोई पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ते थे? आप अपना टारगेट सेट कर लो, जब तक वो खत्म ना हो तब तक पढ़ते रहो। टाइम दे करके नहीं पढ़ सकते। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वेस्टलैंड कैसे कनेक्ट करें? एक कोई गवर्नमेंट की मुझे डॉक्यूमेंट मिली थी काफी अच्छी वेस्टलैंड पे,
तो उसको आप रेफर कर सकते हो। मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे आपको वो भेज देंगे। 6 पेजेस बोथ साइड्स और साइड बाय साइड, नहीं 6 पेजेस मीन्स एक पेज 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 टोटल 3 पेजेस। बट कुछ लोग ज्यादा भी लिखते हैं और ज्यादा लिखने से भी लोगों को काफी लाभ मिला है। सो थोड़ा बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्ड लिमिट है नहीं, तो मीन्स थोड़ा बहुत ज्यादा भी लिखो बट मेक श्योर कि सारे चीज कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि ज्यादा लिखने के चक्कर में 2 क्वेश्चन छूट गए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। प्री एंड मेंस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ही नहीं है। नहीं, मेरा खोटा नहीं, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। करंट अफेयर्स के मैगजीन के लिए मैं जब प्री का तैयारी कर रहा था तो आई वाज सो डिस्परेट कि उस समय मार्केट में जितने सारे मैगजीन्स थे मैंने सबको पढ़ डाला था। करीब उस समय 2-3 मैगजीन्स थे, तो एक उसमें स्मृति मैम का ही मैगजीन था, तो 2-3 अवेलेबल मैगजीन था, मैंने सबको पढ़ डाला था और ऑलमोस्ट सब में कंटेंट तो सिमिलर ही था बट कुछ कुछ डिफरेंट था। तो उस चीजों को मैंने अलग से सेपरेट कर लिया और उसको कवर कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली करंट से कुछ क्वेश्चन आया नहीं था जो, बट कोई फायदा हुआ नहीं उसका पढ़ने का। हाँ, सॉफ्ट कॉपी ही नोट्स ही आपको मिल पाएंगे। मैं देखता हूँ अगर कोई जेरोक्स वाले से बात हो जाती है तो मैं उसकी एक हार्ड कॉपी भी बनवा लूंगा, अगर वो आपको कुरियर कर पाए, क्योंकि मेरी भी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 25 ऑफ जुलाई से। सो उसके बाद तो मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, तो अगर उनसे बात हो जाती है तो फिर वो आपको भेज देंगे हार्ड कॉपीज भी। हिंदी मीडियम में मेरे नोट्स तो अवेलेबल नहीं है बट और सारे काफी लोग हैं जिनके नोट्स आपको मिल पाएंगे। सॉफ्ट कॉपी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएंगे सॉफ्ट कॉपीज। पीटी के लिए जो हमारा पेपर 1 है उस पे तो ब्रॉडली सबको आइडिया होगी कि पीटी के पेपर 1 को कैसे हैंडल करना है। पेपर 2 जो अपना झारखंड वाला जो सब सेक्शन है उसके उसके लिए जो मैंने क्या किया था, पहला तो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं था तो मैंने झारखंड वाले सेक्शंस के लिए एक तो मैंने स्मृति मैम का नोट्स यूज किया था, दूसरा जो मनीष रंजन सर की बुक है उसका मैंने यूज किया था, और अगेन यूट्यूब पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उस पे काफी नोट्स मिल जाते मीन्स वीडियोस मिल जाते हैं। तो मेनली मैंने यही 3 रिसोर्सेज को यूज किया था। ये मैम के जो नोट्स हैं स्मृति मैम के वो काफी डिटेल्ड हैं और जो भी बुक्स हैं उनका एक सिंथेसिस फॉर्म है, तो आपको बार बार वो बुक अलग अलग बुक रेफर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैम का नोट्स काफी अच्छा है और वो रिवीजन के पर्पज से भी काफी अच्छा है, बट मैं बस यही बोलूंगा कि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैम का नोट्स को आप YouTube से इंटीग्रेट करो। आप जब मैम के नोट्स को YouTube से इंटीग्रेट करते हो ना तो आपकी मेमोरी काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप पढ़ते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो। तो उसको मैम के नोट्स पे इसके साथ इंटीग्रेट करो, और जो मनीष रंजन सर की जो बुक है इसको भी एक बार पढ़ो ताकि आपको एक जो ब्रॉड एस्पेक्ट है वो पता चल जाए। और मैंने ये जो अभी ज्योग्राफी की जो बुक बताई ये भी काफी अच्छी बुक है, और YouTube में भी ज्योग्राफी के काफी अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाते हैं। सो अगेन ये जो बुक है डॉक्टर राम कुमार तिवारी की, और हिस्ट्री के लिए झारखंड हिस्ट्री के लिए लूसेंट की बुक सबसे अच्छी है। और जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, खेल खिलाड़ी वाला पार्ट है, विभूति वाला जो पार्ट है, उसके लिए मैम का नोट सफिशिएंट है। और मैम ने आज मुझे बोला भी है कि वो अपने नोट्स को अपडेट भी करेंगी, तो जो नए चीज ऐड हुए हैं मैम उसको कवर कर लेंगी। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना, जो सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है कि इससे टोटल शायद 10 क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप देख लेना, इससे क्रॉस चेक कर लेना। तो इस पार्ट को करने के लिए YouTube में एक आलोक सर करके हैं, उनका काफी अच्छा मुझे एक्सप्लेनेशन लगा था, तो इनके वीडियोज आप देख सकते हो, इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैम के भी नोट्स हैं इस पे। तो अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था कि सीएनटी और एसपीटी में पार्ट्स को तो मैंने याद किया ही था, साथ ही साथ दोनों एक्ट्स के सेक्शन 1 से लेकर के 50 तक को मैंने रट लिया था, और जो क्वेश्चन आया भी था वो इसी सेक्शन से आया था।
तो अगर हो सके तो ऑल्दो दिस साउंड्स लिटिल टफ, बट फिर भी अब एग्जाम निकालना है तो इतना करना होगा, और हो सके तो एटलीस्ट सेक्शन 1 से 50 तक को आप भी रट जाओ। और इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है, आप उसको जब पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो उसको भी आप एक सेपरेट नोट्स बना करके उसको भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, ये रहा व्हाट्सएप नंबर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे देख सकते हो। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वो मेरा वीडियो मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए अभी जो मैंने रिसोर्सेज बताए उससे आप कर सकते हो, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं फिर आपको बता दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई थिंक सबके डाउट्स हो चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम्म तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आप मल्टीपल बुक एंड सोर्सेज को रेफर जरूर करो, बट नोट्स आप अपना खुद का ही बना लो। तो मैंने आपको बताया ना कि ये देखो, ये भी पॉसिबल मुझे शुरू में नहीं लगता था, मैंने इतना बनाया तो मीन्स ऑब्वियसली टाइम एंड एनर्जी तो लगता ही है। तो आप मीन्स सारे लोग इतना कर रहे हैं, तो अगर आपको भी क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है करना पड़ेगा शायद। हम्म, हम्म, एक्चुअली क्या ना कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है जेपीएससी का, तब से सिर्फ 2 एग्जाम्स हुई है, और इसलिए भी बहुत ज्यादा मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। और इस बार ही जैसे जब हम लोगों का जब एग्जाम हुआ, प्री का रिजल्ट आने के बाद करीब 3 महीने का टाइम मिला था, तो ये हमारे लिए भी काफी एक बड़ा चैलेंज था कि उसको उतने कम समय में सबको कंप्लीट करो। बट अगेन आपको क्वालिफाई करना है तो आपको करना पड़ेगा, लोग कर रहे हैं तो मीन्स थोड़ी सी एफर्ट तो लगती है, बट हम्म हम्म हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना खुद का नोट्स बना लो। हाँ हाँ, इसीलिए आप अपना खुद का नोट्स बना लोगे तो वो चीज बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार तो मेहनत लगती है, बट वो फिर आपका हमेशा के लिए हो जाता है, और उसी को बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। सो ठीक है, ओके देन, थैंक यू।